Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on the topic of sound in Science 4. CBSE and Maharashtra State Board students of Class 8. The videos cover various aspects of the subject, including the properties of sound, its production, transmission, and effects. With expert explanations and engaging visuals, the tutorials aim to provide students with a clear understanding of the concept of sound and its relevance in the field of science. The tutorials also include practical demonstrations and experiments that help students to grasp the fundamental principles of sound in a hands-on manner. By breaking down complex scientific concepts into easy-to-understand modules. Ignited Minds Tutorials seeks to ignite a passion for learning and exploration in young minds. The series comes at a time when digital learning has become a vital tool for students, especially in the face of the ongoing pandemic. By providing high-quality educational content, Ignited Minds Tutorials aims to support students in their academic journey and enhance their knowledge and understanding of sound in the field of science. With these valuable resources at their disposal, students can deepen their understanding of sound and its applications, ultimately paving the way for a future generation of scientifically literate individuals. ओके सो बच्चा पार्टी साउंड में यहाँ पे देखो हमने पहले एक पार्ट पढ़ा है इसका कि किस तरह से साउंड जनरेट होता है। तो साउंड जनरेशन का मेन रीजन क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बेसिकली जनरेट साउंड। ठीक है, एक बार साउंड जनरेट होता है तो हमारे यहाँ पे कैसे साउंड जनरेट होता है? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सो वी हैव वोकल कॉर्ड्स विच बेसिकली वाइब्रेट। ठीक है, सो अब पूरा एयर जो है तो गश आउट होता है और यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ द साउंड इज बेसिकली रीचिंग यू। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि साउंड का स्पीड क्या है, कैसे साउंड प्रोपोगेट होता है। लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड। ठीक है, अगर आप देखोगे लाइट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और लाइट का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस है, ये मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा स्पीड में और कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है। मैं बोलता हूँ ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, क्या लाइट की तरह गया रे बॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की हो ही नहीं है, अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, सो ये लाइट की स्पीड है। और अगर साउंड की स्पीड देखोगे तो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग है। ठीक है, जैसे एयर में अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर आप देखो कहाँ इसकी स्पीड और कहाँ इसकी स्पीड, बहुत कम है। ठीक है, इस चीज़ को आप रियलाइज तब कर सकते हो जब आप समझ लो किसी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हो। ठीक है, अभी ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, आप भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे मैच चल रहा है। आप देखोगे बॉलर मतलब बैट्समैन ने ऐसे बॉलर को हिट किया, आपको थोड़ी देर बाद साउंड सुनाई देगा। यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड इमीडिएटली, क्योंकि लाइट मतलब लाइट से आपको दिख रहा है, लाइट इज ट्रैवलिंग एट दिस रेट, हाउएवर साउंड इज ट्रैवलिंग एट अ डिफरेंट रेट। आपको थोड़ा सा धीमे सुनाई देगा। मतलब बॉलर को बैट्समैन ने मारा, ठीक है, ये साउंड आप तक थोड़े धीमे में पहुंचेगा। जैसे लाइटनिंग होती है, देखो लाइटनिंग। ठीक है, आप देखोगे जब विद्युत लाइटनिंग होती है तो बहुत देर बाद आपको वो साउंड, गरजने का आवाज़ बहुत देर में आता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, मतलब बादलों का बेसिकली एक क्लैश हो रहा है। तो ये क्लैश के चलते ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये जो साउंड है ये उनको देर में आता है, पहले लाइट आ जाता है, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फास्टर। ठीक है, ओके, सो लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, और सिर्फ फास्टर नहीं, मच फास्टर। ठीक है, कहाँ आपका 3 × 10⁸ और कहाँ आपका 3 × 10। ठीक है, तो ये आपका हैव यू हर्ड अ लाउड साउंड आफ्टर लाइटनिंग? ठीक है, ये बाद में क्या होता है? इट इज कॉल्ड थंडर। ठीक है, सो व्हाई डू वी हियर थंडर आफ्टर सीइंग लाइटनिंग? तो ये लाइटनिंग के बाद भाई साहब हमको थंडर सुनाई देता है। ये लाइटनिंग हो गया, उसके बहुत बाद आपको थंडर सुनाई देगा। ठीक है, व्हाई डू वी हियर थंडर आफ्टर सीइंग लाइटनिंग? ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एट अ डिस्टेंस, थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर। तो थंडर और लाइटनिंग एक साथ अकर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड।
स्पीड ऑफ लाइट इतना हो गया, स्पीड ऑफ साउंड इतना हो गया, ठीक है। ओके, लाइट प्रोपोगेट्स अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड। आप भी अगर देख लोगे इट इज ऑलमोस्ट अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। लाइट प्रोपोगेट्स अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड, और इसीलिए आपको लाइट पहले एहसास होता है ना कि साउंड, ठीक है। लाइट पहले एहसास होता है ना कि साउंड, ठीक है। as speed of light is less than speed, as speed of sound is less than speed of light, thunder is heard few seconds after lightning, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट, थंडर इज हर्ड फ्यू सेकंड्स आफ्टर लाइटनिंग। तो थंडर को अभी हम कम समझ पाएंगे, आफ्टर लाइटनिंग होगा फ्यू सेकंड्स, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। देखिए एक वेव का भाई साहब एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है। वन वेव इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन ऑसिलेशन, वन वेव विल हैव वन ऑसिलेशन, ठीक है। क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया भाई साहब आपका। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो आपका देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, ये होता है आपका भाई साहब क्रेस्ट। एक वेव है, देखो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। सो आपका एम्पलीट्यूड क्या है, पहले वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे, उसके बाद साउंड एज अ वेव हम समझेंगे, ठीक है। तो वेव बेसिकली होता क्या है, ये एक वेव है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मीडियम पार्टिकल्स है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ क्रेस्ट, और इस साइड में क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखो ये एक पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम को मैंने ऐसे किया और ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना। ये इसका मीन पोजीशन था, ये मीन पोजीशन था, और ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है। उसके बाद ये यू टर्न मारेगा, फिर गया, फिर यू टर्न मारा, ऐसा हो रहा है ना। तो ये मीन पोजीशन है, ये जो गया है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। और इसको अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। ये लिख लीजिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइब्रेशन, और अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे ना भाई साहब कहाँ के स्टूडेंट है, आप अपने स्कूल का नाम देंगे, आप अपने स्टैंडर्ड का नाम देंगे, आप अपने सेक्शन का नाम देंगे, आप अपने स्ट्रीम का नाम देंगे। जैसे आप भाई साहब समझ लीजिए सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्लास 8E में पढ़ते हैं, या आप क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। सो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ये, जैसे आप एक स्टूडेंट है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वैसे ही वेव के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अते पते जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अभी देखो जैसे ये है, ठीक है, ये गया भाई साहब इधर, फिर वापस आया, फिर गया इधर, फिर वापस आया, ये हो गया वन ऑसिलेशन। मतलब आप जहां से चल रहे हो वहीं पे वापस आ रहे हो, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका एंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। पहले वन ऑसिलेशन का मतलब समझ लीजिए, समझो भाई साहब ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये गया भाई साहब इधर, फिर आया इधर, फिर ऑब्वियसली इधर जाएगा, फिर आएगा इधर। तो ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस हुआ इसको अपन वन ऑसिलेशन बोलते हैं, और इस ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। सो द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यहां पे देखो अगर हम इसको ग्राफ में बताते हैं तो ऐसा होता है, देखो, ठीक है। तो हमारा यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड फॉर वन वेव और वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन और टू कंप्लीट वन वेव, वन कंप्लीट ऑसिलेशन और टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन और टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, और इसको अपन किस में मेजर करते हैं, इसको अपन सेकेंड्स में मेजर करते हैं। आर वी क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको भाई साहब, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वेव।
आदित्य इसको ऑन कर दो ना जरा। नहीं 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 उसको नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये जो ब्लैक स्विच है ना, हाँ 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 वही, हाँ, अभी ऑफ कर दो, वही स्विच ऑफ कर दो। हाँ ठीक है बच्चा बाड़ी। तो यहाँ पे देखो, टाइम विच इज टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ये सारे क्या हैं, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, विल लर्न मोर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली, इसको जो हम बोलेंगे दिस इज नोन एज टाइम पीरियड, ये जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टी। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल सी से। इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन, कैपिटल ए से। एंड हाउ इज इट दैट वी मेजर इट, इन मीटर्स। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भाई साहब, एसआई यूनिट है मीटर्स में। इसका एसआई यूनिट भाई साहब किस में है, सेकेंड्स में। फ्रीक्वेंसी, किसी किसी बुक में फ्रीक्वेंसी ऐसे दी हुई है, किसी किसी बुक में फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों भी अल्फाबेट चलेंगे, ये वी नहीं है, देखिए इट इज लाइक ऐसे, जब आप लिखोगे तो उसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, नॉट अ कंप्लीट वी, ठीक है, वी वेलोसिटी हो जाती है, ये ऐसे फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। दिस इज, आप जब बुक्स में लिखोगे ना तो ऐसे डालोगे, या तो एफ लिख दो भाई साहब, या तो ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल दीज आर बेसिकली मेथड्स और रादर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। अभी एक सेकंड में, जैसे मैं अगर बोलूं ये भाई साहब एक पेंडुलम है, ट्र 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 ट्र, तो एक सेकंड में इसके कितने ऑसिलेशंस हो गए, that is called frequency. So the number of oscillations that happen in 1 second is known as frequency. टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में मतलब समझ में आ रहा है, देखो एक वेव को या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको अपन बोल रहे हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मतलब अगर आप देखोगे 1/v इज इक्वल टू टी, और अपन क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकंड इज नोन एज टाइम पीरियड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज को अपन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर्ट्ज मतलब पर सेकंड, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसको लिख लीजिएगा फटाफट फटाफट, क्विक। डन 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 डन, ओके। सो फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब आपका। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज व्हाट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर्स। टाइम पीरियड, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और वन कंप्लीट वेव इज नोन एज टाइम पीरियड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड्स। एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या ये समझ में आ रहा है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े भाई साहब, किसके, वेव्स के, ठीक है, वेव्स के या वाइब्रेशंस के, ठीक है, ओके। अभी देखो वेव जब होता है ना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ एक डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ एक डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, इसको अपन बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ का ही सम्मिलित है, ठीक है, दिस एंटायर थिंग विल बी क्रेस्ट एंड ट्रफ, ओके। तो अभी देखो, जैसे अभी हम बोले यहाँ पे एक सेकंड में आपको कितने ऑसिलेशंस दिख रहे हैं, तो आपको एक वेव देख रहा है, देखो
एक क्रेस्ट और एक ट्रफ एक वेव बनाता है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड? 1. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड हियर इज 1. क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके. अभी कितने हो जाएंगे बोलो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस? ये एक क्रेस्ट एक ट्रफ 1 2 3, तो ये हो गया भाई साहब 3. इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3. एक सेकंड में कितने हो रहे हैं? 3 पर सेकंड बोलेंगे हम. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे 3 पर सेकंड और 3 हर्ट्ज, ऐसे लिखेंगे 3 हर्ट्ज. यही होती है आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आपके सारे साउंड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस होते हैं. आपने गिटार बजाया वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, आपने गाना गाने की कोशिश की वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गई. मेल और फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं. जैसे अगर आप किसी को देख भी नहीं रहे हो और आंखें बंद हैं और कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो जैसे अगर मेरी आवाज सुनाई दी तो आप बता पाएंगे एक मेल का वॉइस है. ठीक है, अगर किसी लड़की की आवाज सुनाई दी तो आप बोल पाएंगे कि फीमेल का वॉइस है. किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो आप बोल पाएंगे बच्चे की वॉइस है. कैसे आप बता पा रहे हैं? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है. एवरीवन विल हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, किसी मच्छर को आप अगर वैसे वैसे काम कर रहे हैं और कोई मच्छर आपके कानों के पास गुनगुना रहा है, still you can feel and say that it's basically a mosquito because you know the frequency of the vibration of its wings. ठीक है, तो हर एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, तो ये आपका कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड? 1 2 3, ऐसे 3 वाइब्रेशंस हो रहे हैं. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 पर सेकंड और 3 हर्ट्ज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो आप देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी और टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. Frequency is equal to 1 by time period और time period is equal to 1 by frequency. Are we clear to this one? Okay. चलिए भाई साहब, characteristics of sound. Loudness. Loudness of sound depends upon its amplitude. कितनी जोर से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये डिपेंड करता है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना ज्यादा है. ठीक है, सो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. देखो जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है आपको? इतना. ठीक है, एम्पलीट्यूड इतना दिख रहा है. दिस इज द एम्पलीट्यूड दैट यू सी. ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है? इतना भाई साहब. ठीक है, यू सी दिस. तो आप बताइए, 2 वेव दिख रहे हैं आपको, साउंड नहीं सुनाई दे रहा. इनमें से लाउडनेस किसका ज्यादा होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा. किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा. तो लाउडनेस किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका. ठीक है, सो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. लाउडनेस विल डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडनेस ऑफ साउंड होगा. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. सो एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा था, क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. This is basically maximum displacement from mean position. So amplitude is less, sound is soft. अगर amplitude आपका less होगा तो sound जो produce होगा वो softer होगा. ठीक है, अगर amplitude is more, sound is loud. ठीक है, loudness is directly proportional to amplitude का square. जितना ज्यादा amplitude को आप बढ़ाएंगे उसके square के हिसाब से loud बढ़ेगा. जैसे अगर मैं बोलूं कि amplitude को मैंने डबल कर दिया तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? डबल का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. लाउडनेस आपका क्या होगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर मैं बोलूं कि एम्पलीट्यूड को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो लाउडनेस कितना बढ़ जाएगा? 9 टाइम्स. इसका स्क्वायर है. ठीक है, एम्पलीट्यूड को मैंने 4 टाइम्स बढ़ाया तो लाउडनेस कितना बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज हाउ. ये वाला नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड इज सॉफ्ट. एम्पलीट्यूड इज मोर, sound is loud.
Done, done, done. Amplitude is less, sound is soft. Amplitude is more, sound is loud. ठीक है? Okay. Now we have what? Normal breathing. देखो जैसे आप सुन सकते हैं इसको, आप स्टेथोस्कोप से ब्रीदिंग सुन सकते हैं. ठीक है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपके नाक में से हवा जा रही है और निकल रही है. ठीक है? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो नॉर्मल ब्रीदिंग का कितना होता है? देखो 10 डेसिबल. ठीक है? आप जब खेलते कूदते हैं, लेट्स से यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, या दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका ब्रीदिंग रेट हैवी हो जाता है और आप सुन सकते हैं. कोई दौड़ कर इंसान आया तो उसकी सांसों को आप सुन सकते हैं, है ना. नॉर्मल ब्रीदिंग में उतना सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो डेसिबल है वो काफ़ी कम है, 10 डेसिबल है. अगर हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे एवरेज फैक्ट्री का, देखो फैक्ट्री में जो आवाज़ होती है वो कितनी होती है? 80 डेसिबल्स. नॉर्मल ब्रीदिंग का आवाज़ कितना है? 10 डेसिबल्स. और फैक्ट्री में जो आवाज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली 80 डेसिबल्स. एरोप्लेन का कितना आवाज होता है? देखो 150 डेसिबल्स. ठीक है? 150 डेसिबल्स. सो दीज आर बेसिकली, तो डेसिबल्स में हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं. ठीक है? लाउडनेस. ओके. अबव 80 डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल. कोई भी साउंड अगर 80 डेसिबल्स के ऊपर होता है तो वो फिजिकली पेनफुल होगा और आगे चल के कई बीमारियों का कारण बन सकता है. ठीक है? इफ यू आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू अ वेरी लाउड साउंड, जैसे कोई आपका पड़ोसी आ गया, वो हर समय भाई साहब म्यूजिक बजाता रहता है. ठीक है? तो इसीलिए देखो रात को 11 बजे के बाद आप म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते. अगर कोई करता है तो आप पुलिस में बोल सकते हो, बीट मार्शल आके उनको फाइन का लगाएंगे. ठीक है? तो 80 डेसिबल्स के बियॉन्ड आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो 80 डेसिबल्स के बियॉन्ड है तो वो फिजिकली पेनफुल है, वो एक साउंड पोल्यूशन क्रिएट करता है एंड इट कैन बी अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट माइट हैपन लेटर ऑन. लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है. ये सारी बीमारियां ज़्यादा करके आपके साउंड पोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं, साउंड का पोल्यूशन. इसीलिए पीसफुल एनवायरनमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी. आप देखोगे स्कूल के सामने लिखा रहता है ना, स्कूल डोंट ब्लो हॉर्न इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ऐसा रहता है ना. ठीक है? क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे. तो साउंड इज बेसिकली अबव 80 डेसिबल. अबव 80 डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल. जी लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट. ठीक है? एंड इट्स अ कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, a lot of diseases. डन डन डन. 80 डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल. ठीक है? ओके. पिच, पिच एक्सप्लेन श्रिलनेस इन साउंड. ठीक है? पिच भाई साहब आपका क्या है? श्रिलनेस इन साउंड. ये आपका पिच है जो आप सुनते हैं और ये बेसिकली श्रिलनेस को एक्सप्रेस करता है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज हाई, पिच इज हाई. अगर आपका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो पिच भी हाई रहेगा. ठीक है? जैसे लड़कियों की आवाज सुनते ही आप बोल सकते हो कोई लड़की चिल्ला रही है ना, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, उनका पिच भी हाई रहता है. देयर पिच इज हाई. बच्चों का आवाज, इनका भी पिच हाई रहता है.
ठीक है। सो पिच की वजह से आपको फ्रीक्वेंसी हाई दिखता है, ठीक है। ये अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा रहेगा, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। जैसे यहां से यहां अगर आप देखोगे कितने वेव्स आ गए, देखो 1 2, और यहां से यहां सेम, देखो ये डिस्टेंस देखो आपका सेम है। कहां पे आपको नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा दिख रहे हैं, इधर। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज बेसिकली पिच, तो अगर ये ज्यादा हुआ तो पिच भी ज्यादा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आप स्केल से मापो भाई साहब, यहाँ पे 2 या 2.5 आ रहे होंगे, यहाँ पे भाई साहब इतने सारे वेव्स आ गए। तो द मोर द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, द मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी, एंड द मोर इज द फ्रीक्वेंसी, द मोर इज द पिच ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। सो जनरली आपके जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनमें पिच जिसका ज्यादा रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, या फ्रीक्वेंसी जिसका हाई है उसका पिच भी हाई है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज पिच। पिच एक्सप्रेस श्रिलनेस। अभी पिच को कैसे समझाया जाए? श्रिलनेस मतलब कैसा होता है, जैसे आवाज की मतलब कटुता। जैसे अभी समझ लो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, या ऐसा समझ लो कि अभी मैं क्लास में नहीं हूं और आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर मैं बाहर रहूं ना तो कुछ बच्चों की आवाज मुझे सुनाई देगी इसमें, है ना। इस पूरे शोर शराबे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, मैंने सुनकर बता सकता हूं ये यहाँ पे जरूर है, ठीक है। भले ही मैंने क्लास में एंट्री नहीं ली है, बट एनी टीचर कैन एक्चुअली से कि ये बच्चा तो रहेगा ही, क्योंकि उसका जो साउंड है ना वो कुछ ज्यादा ही श्रिल है, ठीक है। जब वो बात करता है तो टॉप ऑफ वॉइस में बात करता है, उसका श्रिलनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे अरे यार गिटार सुनाई दे रहा है मेरे को, गिटार भी बजा है, तबला भी बजा है, लेट्स से कोई गाना का बज रहा है और उसके सारे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को सुन पा रहे हैं शार्पली, शार्पनेस बोल सकते हैं हम, ठीक है। श्रिलनेस इज बेसिकली द पिच, ठीक है। ये पिच होता है और हर एक का एक पिच होता है। जैसे लड़कों का एक पिच होता है, लड़कियों का एक पिच होता है, और जनरली लड़कों का जो पिच होता है वो लोअर होता है, लड़कियों का पिच ज्यादा होता है, ठीक है। यू कैन बेसिकली, अभी अगर समझो एक बच्चे की आवाज होती है, छोटा बच्चा जो है वो जब रोता है भैं भैं करके रो रहा है, तो आपको आवाज सुनाई देती है, उसका बहुत जोर से आता है आवाज, है ना, टू लाउड। आप रोएंगे तो शायद कोई मतलब एक बड़ी लड़की अगर रोए तो शायद किसी को मालूम ना चले, है ना। लेकिन एक छोटा बच्चा जब रोता है भैं भैं करके तो पड़ोसियों तक को मालूम चल जाता है कि भाई साहब रो रहा है ना। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका श्रिलनेस है इतना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पिच। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच आपका हाई हो जाए। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। लाउडनेस एक अलग चीज होती है और श्रिलनेस एक अलग चीज होती है। जैसे देखो अगर समझ लो लाउडनेस क्या है, अभी देखो जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, आप नहीं देख पा रहे इनको, दोनों भी एक ही लाउडनेस से कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे, चिल्ला रहे, गा रहे, जो भी है, लाउडनेस दोनों का सेम है। मतलब दोनों का भाई साहब अगर आप देखोगे ऐसा लाउडनेस दोनों का सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन फीमेल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मेल से। तो आप बता पाओगे कि भाई साहब, तो अगर आपने आंख बंद किया, दोनों आपके पीछे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, दोनों का लाउडनेस एकदम सेम है, क्या फिर भी आप बता पाओगे कि कौन मतलब एक मेल और फीमेल है? क्या फिर भी आप बता पाओगे? आप ऐसे आंख बंद करके रखे हो और दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों चिल्ला रहे हैं, क्या आप बता पाओगे कि दोनों चिल्लाने में एक मेल और एक फीमेल है? ऐसा बता पाओगे? बता पाओगे, राइट। कैसे बता पाओगे? इसी पिच की वजह से बता पाओगे। दिस एक्चुअली डिस्टिंग्विशेस, ठीक है। अगर लाउडनेस जितना सेम है, सेम साउंड ही होगा क्या? नहीं, ठीक है। एक साउंड दूसरे साउंड से डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है भाई साहब? आपका पिच से डिस्टिंग्विश हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से डिस्टिंग्विश हो रहा है। क्या ये समझ पा रहे हैं? आप चुपचाप आंख बंद करके खड़े हुए, दो लोग हैं आपके पीछे जो चिल्ला रहे हैं और एकदम सेम डेसिबल से चिल्ला रहे हैं, सेम उनका भाई साहब लाउडनेस है, डेसिबल लेवल उनका सेम है, समझ में आ रहा है? लेकिन आप फिर भी बता पाओगे कि एक बॉय है और एक गर्ल है। वाई? बिकॉज ऑफ द श्रिलनेस इन देयर साउंड। दैट इज बेसिकली व्हाट पिच इज। ये देखिए, अगर आप पिच के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन से नहीं बता पाऊंगा, आपको सिर्फ एहसास होना चाहिए, मतलब ये एक एहसास है कि आप कैसे सुन पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ पिच। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जनरली गर्ल्स साउंड इज अ हाई पिच। तो जनरली लड़कियों का जो आवाज होता है वो ज्यादा पिच वाला होता है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, द फ्रीक्वेंसी इज मोर एंड हेंस द श्रिलनेस इन द साउंड इज मोर, ठीक है, श्रिलनेस इन द साउंड इज मोर। क्लियर है? ओके। जनरली बॉयज साउंड इज, आप अगर देखोगे भाई साहब, बॉयज साउंड इज लो पिच, लड़कों का आवाज जो है तो कम पिच वाला होता है, ठीक है, लड़कों का आवाज कम पिच वाला होता है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। तो साउंड भाई साहब लाउड और सॉफ्ट, हाई और पिच। जैसे अगर आप देखोगे साउंड एक शेर है, ठीक है, लाउड है, ठीक है,
हाई पिच और लो पिच, लेकिन पिच इसका लो है। क्या ये समझ में आ रहा है? साउंड इसका रोरिंग साउंड है, लाउड साउंड है, लेकिन इसका पिच लो है। ठीक है, ओके। मतलब वाइब्रेशन एक पक्षी का, ठीक है, इसका सॉफ्ट साउंड है, उतना लाउडनेस नहीं है, लेकिन इसका पिच हाई रहेगा, हाई पिच होगा। ठीक है, चाचू चाचू चाचू, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भाई साहब ज्यादा रहेगा। ठीक है, पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो कैन वी हियर ऑल साउंड्स? क्या हम सारे साउंड सुन पाते हैं? देखो, आपका कहना क्या है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। एनी वाइब्रेटिंग बॉडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। इस चार्जर के स्विच को ऑन कर देगा क्या? तो एनी वाइब्रेटिंग बॉडी विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, जैसे ये आवाज आया क्योंकि ये वाइब्रेट किया भाई साहब। ठीक है, देयर इज अ वाइब्रेशन एंड यू वर एबल टू हियर द साउंड। क्या तुमने किसी, अगर समझ लो एक धागे पे मैंने एक पेंडुलम को बांध दिया, एक बॉब को बांध दिया, और ऐसे मैं वाइब्रेट करा रहा हूं उसका साउंड तुम्हें सुनाई देगा? नहीं देगा, राइट? क्यों नहीं देगा? क्या साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? नहीं, साउंड प्रोड्यूस होगा भाई साहब। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होगा, तो तुम इसको सुन क्यों नहीं पा रहे हो? तुम इसको सुन इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम केपेबल नहीं हो इसको सुनने के लिए। ठीक है, ह्यूमन जो कान है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है। वो कहां से कहां तक? 20 हर्ट्ज से कितना तक? 20,000 हर्ट्ज तक। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब कैसा है, आपका जो साउंड है वो अगर इसके दरमियान हुआ तो ही आप सुन पाओगे, इससे कम हुआ तो भी नहीं सुन पाओगे, इससे ज्यादा हुआ तो भी नहीं सुन पाओगे। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन साउंड्स को सुन सकते हैं। मैं लिखा दूंगा, मैं बोलूंगा आपको कब लिखना है। ठीक है, इससे कम ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन साउंड को सुन सकते हैं, इससे ज्यादा में भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इनको सुन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो हम नहीं सुन पाएंगे, इससे कम में कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो हम नहीं सुन पाएंगे। जनरली जो बच्चे होते हैं आप देखोगे अचानक भयानक में उठ जाएंगे और रोने लगेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये इससे कम वाला साउंड सुन पाते हैं। ठीक है, और ये कोई भूतीला इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में हमारा कान का एक पर्दा होता है, देखो यहाँ पे एक कान का एक पर्दा होता है और ये वाइब्रेट करता है। जैसे साउंड इस पे पहुंचता है तो ये वाइब्रेट करता है। और बच्चों के कान का पर्दा जो है वो पतला होता है। धीरे धीरे जैसे हमारा एज होता जाता है कान का पर्दा थोड़ा मोटा हो जाता है, तो पतले चीज में ज्यादा वाइब्रेशन होगा। इसीलिए कभी कभी कोई छोटा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ है जो हम और आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सुन पाएगा। ठीक है, एक स्मॉल छोटा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ है विच मे बी वी कैन नॉट हियर बट अ स्मॉल किड विल बी एबल टू हियर इट, क्योंकि उसका जो कान का पर्दा है वो बहुत बहुत पतला है और वो वाइब्रेट कर जाएगा। मेरे कान का पर्दा या आपका कान का पर्दा ने वाइब्रेट नहीं किया उस छोटे से साउंड के लिए, लेकिन उसका कान का पर्दा वाइब्रेट कर जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर एबल टू हियर साउंड्स। क्या क्या? हाई साउंड को? कैसा हाई साउंड? नहीं सुन पाएंगे, हमारा ऑडिबल रेंज नहीं है। हमारा ईयर का जो ड्रम है इसके बियॉन्ड के फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। हमारे ईयर का जो ड्रम है वो इसके बियॉन्ड के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यही हमारी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम एनिमल्स which can hear a sound of frequency less than 20 hertz and there are some animals which can hear a sound of frequency more than 20,000 hertz। ठीक है, ये कुछ एनिमल्स में सुनाई देता है, बट ह्यूमन बींग्स का यही ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और जैसे जैसे हमारा एज होता जाता है ये थोड़ा सा कम होता जाता है। ठीक है, ये कम होता जाएगा, ये भी थोड़ा सा डाउन साइज हो जाएगा जैसे जैसे एज होता जाता है। जैसे हमारा आई साइट वीक होता जाता है वैसे वैसे हमारा हियरिंग कैपेबिलिटीज भी भाई साहब कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन जनरल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो अपन सुन सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे भूकंप आने से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले, अर्थक्वेक क्या है? अर्थ का वाइब्रेशन है ना? ये जो अर्थ का वाइब्रेशन है ये कुछ चिड़िए सुन सकते हैं, डायनासोर सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते। और वो ना जैसे भूकंप आएगा ना तो कुछ एनिमल्स ऐसे अफरा तफरी भागने लगते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एबल टू हियर दैट साउंड। यू एंड आई वी आर नॉट एबल टू हियर दैट साउंड। आपने देखा रहेगा कुत्तों का कान हर समय ऐसे ही रहता है ना, ज्यादा करके, क्योंकि उन लोग सो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उन लोग अगर ऐसे सोएंगे भी ना तो वो आवाज आएगा और फट से जग जाएंगे, दे विल बी एबल टू हियर साउंड।
मोर शार्पली देन यू कैन, ठीक है। वो उस साउंड को सुन सकते हैं, आप जो साउंड नहीं सुन सकते वो उस साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखोगे कि अगर आपने कुत्ता पाला होगा और अगर घर के जो मालिक हैं वो आएंगे, आपको शायद नहीं मालूम है, वो कॉलिंग बेल बजाएंगे तब जाकर आप दरवाजा खोलेंगे, लेकिन कुत्ता पहले से उछलने लगेगा, ठीक है। उसने सुन लिया है, वो स्टेप से आ रहे हैं तो वही सुन लिया है उसने, ठीक है। तो ऐसा है, इन लोग साउंड को सुन सकते हैं, इनकी साउंड का अब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या सारे साउंड्स को सुन सकते हैं? नो, द आंसर इज नो। जैसे मैंने आपको बोला भाई पेंडुलम तो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन तुम क्या इसका साउंड सुन पा रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईयर जो है वो 20,000 हर्ट्ज के नीचे वाले साउंड को सुन ही नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए तुम इसको नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कान यहाँ पे रखोगे तो सुन पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड बिकॉज वो 20 हर्ट्ज के नीचे है, योर ईयर डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू हियर दैट साउंड, ठीक है, ओके। और अच्छा है, ऐसा है तो अच्छा है, वरना आप शायद सो नहीं पाते थे, क्योंकि अगर आप हर साउंड को सुन लें तो आप सो ही नहीं पाएंगे, है ना। आप देखोगे रात के एनवायरनमेंट में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, इसीलिए आप सो पाते हो। अगर धर्माधम गाड़ियाँ चलती तो शायद सो भी नहीं पाते आप, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो जैसे देखो कोई ड्रम बजा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब? ड्रम वाइब्रेट हो रहा है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ड्रम्स बीइंग प्लेड? तो आंसर इज यस, वी कैन हियर इट, ठीक है, ओके, yes we can hear that sound, okay। now can you hear this pendulum swinging? ये भी तो वाइब्रेट कर रहा है भाई साहब। कैन यू हियर दिस पेंडुलम स्विंगिंग? कोई ऐसा पुराना क्लॉक देखा है आपने? ठीक है, घर में पहले होता था। कैन वी हियर द साउंड ऑफ द पेंडुलम विच इज ऑसिलेटिंग? क्योंकि वाइब्रेशन तो भाई साहब इसका भी हो रहा है, लेकिन क्या इसके वाइब्रेशन का जो साउंड है वो आप सुन पा रहे हैं? सो द आंसर इज नो, बिकॉज योर ईयर इज नॉट केपेबल ऑफ हियरिंग दिस साउंड, ठीक है, ओके। सो आंसर इज नो। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, टाइप ऑफ साउंड, लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको अपन क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। लेस देन 20 हर्ट्ज, दिस इज नोन एज इंफ्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज को अपन क्या बोलेंगे? ऑडिबल साउंड, ठीक है, दैट इज नोन एज सोनिक साउंड भी बोल सकते हैं, या अपन इसको ऑडिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑडिबल साउंड, ये आप सुन सकते हैं, ठीक है, ऑडिबल साउंड। और मोर देन 20,000 हर्ट्ज क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका अल्ट्रासोनिक। ये दोनों आपके इनऑडिबल है, इनऑडिबल साउंड। यहां पे भाई साहब वाइब्रेशन हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू हियर दैट वाइब्रेशन। यहां पे भी वाइब्रेशन हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू हियर दैट वाइब्रेशन। सो दीज आर इनऑडिबल साउंड्स। लेस देन, इसको लिख लीजिए, लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज नोन एज इंफ्रासोनिक। मोर देन 20,000 हर्ट्ज, less than 20 hertz, it's known as infrasonic. More than 20,000 hertz, that's known as ultrasonic. डन, ठीक है। तो आपका भाई साहब ऑडिबल रेंज कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक के फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को आप हियर कर सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दैट इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग द साउंड, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे देखिए एक राइनोसॉर्स है, ठीक है, ये राइनोसॉर क्या करेगा भाई साहब? ये इट कैन लिसन अप टू 3 हर्ट्ज। क्या आप सुन सकते हैं 3 हर्ट्ज का साउंड? नहीं, 20 हर्ट्ज के जो नीचे वो आप सुन ही नहीं सकते हैं, ये सुन सकता है लेकिन, ठीक है। राइनोसॉर्स कैन बेसिकली हियर दिस साउंड, ओके। वैसे ही भाई साहब एलिफेंट है, एलिफेंट का देखिए कहां से कहां तक है? 16 से लेकर 12,000 हर्ट्ज तक है। तो 16 का हर्ट्ज आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। सोनिक एंड इंफ्रासोनिक दोनों भी ये सुन सकता है, ठीक है। इंफ्रासोनिक मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज, ये सुन सकता है भाई साहब, ठीक है। सो एलिफेंट्स एंड राइनो कैन बेसिकली हियर दीज साउंड्स। डॉग का अगर आप देखोगे भाई साहब 23 से 54,000 हर्ट्ज तक है। मतलब आपका कितना है? देखो आपका सोनिक तो है ही, उसका रेंज प्लस 50,000 हर्ट्ज, मतलब आपके बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज के बियॉन्ड का साउंड वो सुन सकता है, ठीक है। सो इट हैज गॉट हाई कैपेबिलिटीज, इसीलिए वो सो नहीं पाते हैं, डॉग सो नहीं पाते हैं इसीलिए क्योंकि उनको सारा साउंड सुनाई देता है, ठीक है। दे कैन एक्चुअली हियर ऑल दोस साउंड्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू हियर, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अगर आप देखोगे एक डॉल्फिन जो होता है, ठीक है,
ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज को वो सुन सकता है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड को वो सुन सकता है। इट कैन एक्चुअली, और एक्चुअली शिप सी के अंदर डॉल्फिन्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एक दूसरे को सुन सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली एनिमल्स, ओके। पेस्ट अगर आप देखोगे भाई साहब, जितने भी आपके पेस्ट हैं, ठीक है, ऑल दीज पेस्ट 22,000 से 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। 22,000 से 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अमेज़न पे आप जाएंगे ना, पेस्ट कंट्रोल डिवाइसेस टाइप कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा साउंड जो आप नहीं सुन सकते लेकिन ये सुन सकते हैं, ठीक है। इन डिवाइसेस को क्या करना है भाई साहब, प्लग करके लगा देना, जैसे आप गुड नाइट लगाते हैं ना वैसे लगा देंगे, और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। आप उसको नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी कहां तक है भाई साहब, 20 तक है। यहां पे भाई साहब उससे ज्यादा इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और वो आपके घर से भाग जाएंगे, ठीक है। दैट इज आज की तारीख में ये काफी चल रहा है, ठीक है। मतलब ये साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि पहली बात, आपके कान की हैसियत ही नहीं है उससे ज्यादा सुनने की, ठीक है। आपके कान की कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा सुनने की, ठीक है। आपका कान का डिजाइन नहीं है उससे ज्यादा सुनने की, लेकिन ये सुन सकते हैं। 22,000 से 40,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। इसीलिए ये डिवाइसेस को जब आप प्लग इन करते हैं तो ये 20,000 से ज्यादा वाले साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो आप नहीं सुन सकते, और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और ये भाग जाएंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड को ये सुन सकते हैं। वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर, ठीक है। अभी देखो हमारा, देखिए जैसे लाइट का परसेप्शन हमें कम फील होता है, आंखें हैं, अगर हम अंधे होंगे तो नहीं देख पाएंगे भाई साहब, ठीक है। चाहे हमारे आजू बाजू जब 50 बल्ब हो नहीं देख पाएंगे, बट हम फील कर पा रहे हैं लाइट को, या हम चीजों को देख पा रहे हैं बिकॉज वी हैव आईज टू सी द परसेप्शन ऑफ लाइट, टू फील द परसेप्शन ऑफ लाइट। इन द सेम वे वी आर एबल टू हियर साउंड बिकॉज वी हैव ईयर्स। नाउ हाउ डू दीज ईयर्स वर्क? जो हमारे पास ईयर्स हैं वो कैसे काम करते हैं? आपके बचपन में ऐसे कान उन खींचा रहेगा, है ना, कान खींचते हैं। पहले हमारे ज़माने में तो भाई साहब टीचर्स लोग बहुत मारते थे तो कान भी खींचते थे। ये जो कान है, ये एक्सटर्नल पार्ट, ये आपका किसी काम का नहीं है। मतलब अगर ये पूरा काट दिया जाए तो भी आप आराम से सुन सकते हैं। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर हियरिंग कैपेबिलिटीज़। इसको अपन वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ये एक ऐसा ही पड़ा हुआ है, लड़कियां भाई साहब इसमें डायमंड लेमन लगा के घूम रही हैं, ठीक है। ये एकदम फालतू का चीज़ है, ये हमारे बॉडी के फालतू का चीज़ है। हाँ सही में इसमें इसका मतलब कोई योगदान नहीं है आपके लिसनिंग में। अगर इसको अपन काट दें, ऑपरेशन कर दें तो भी आप सुन सकते हैं, लेकिन ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ना यूज़ नहीं है बोल के छोटे हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे कान हाथी जैसे बड़े रहे हों, ठीक है, अभी क्योंकि उनका यूज़ नहीं है तो धीरे धीरे एवोल्यूशन में वो छोटे हो गए हैं। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अभी देखो ये तो हम रिकॉर्ड नहीं किया है हमने, लेकिन हुआ होगा ऐसा ही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे अंदर। जैसे आपके यहाँ पे देखो कीचड़ जमा होता है ना, जब आप सुबह उठते हो तो यहाँ पे कीचड़ से जमा होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ये जो आपकी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली इसका आपका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन निकिटेटिंग मेम्ब्रेन का यूज़ ये जो एम्फीबियंस होते हैं या जो वाटर वाले जीव होते हैं फिशेस में, उनमें है। तो आपको यूज़ नहीं है, इसलिए वो भाई साहब ये पूरी आंख से अभी इतने पे आ गया है, छोटे पे आ गया, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट। मे बी 1000 ईयर्स डाउन द लाइन ये भी डिसअपियर हो जाएगा। मे बी आज से 2-3 हज़ार साल बाद कान रहेगा ही नहीं, इंसान का कान रहेगा ही नहीं, अपने आप ही काटना नहीं पड़ेगा उसको, अपने आप ही वो लुप्त हो जाएगा, बिकॉज उसका यूज़ नहीं है। जिस चीज़ का यूज़ नहीं है नेचर धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देती है ना भाई। क्यों इतना वेट लेकर चले हम भाई साहब, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ पे कान का जो स्टोरी चालू होता है वो है यहाँ से, अंदर से चालू होता है। तो आपका एक बहुत छोटा सा होल होता है जहाँ से आपका आवाज़ जाता है। और ये मान कर लीजिए, मैंने देखा है बहुत लोगों को वो माचिस की तीली घुसा के वाह ऐसे कर ही जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मत कीजिए। टूथपिक, माचिस की तीली, क्लिप, ठीक है, ये सब पेन, ये सब प्लीज़ कभी मत कीजिए, बहुत डेंजरस है। आपको क्या लगता है जो आप निकाले वो मैल है? नहीं, वो मैल नहीं है। वो जो ब्राउन सा कलर निकलता है वो मैल नहीं है भाई साहब, वो अच्छा है आपके कानों के लिए। आपके कानों के लिए वो अच्छा है, वो वैक्स है बेसिकली। आपके बॉडी में वैक्स जनरेट होता है। वैक्स मतलब समझते हो, मोम देखा है, मोमबत्ती देखा है ना, तो मोमबत्ती मतलब कैसा होता है, चिपका चिपका सा होता है ना, उसको अगर आप बार बार छुएंगे चिपका चिपका। तो आपके कानों में अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना चला जाए
इसीलिए वो वैक्स प्रोड्यूस होता है और वो अच्छा है। उसको अगर आप निकाल रहे हो और आपको लग रहा है वाह कान साफ कर लिया, नहीं भाई साहब, आपने उल्टा अपने कान को एक्सपोज कर दिया है डस्ट पार्टिकल्स में। समझ में आ रहा है? तो आप वाशी स्टेशन से उतरोगे ना भाई साहब, आप सेक्टर 17 की तरफ जाओगे ना, 50 ऐसे लोग मिल जाएंगे, कान साफ कराना है, कान साफ कराना है, ऐसे ही 10-10 रुपये 15-15 रुपये लोग मांगते रहते हैं। कभी भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, हाँ भाई साहब करो साहब, कर रहे साहब, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी प्रोसेस। एक रीज़न तो ये हो गया कि जो आप वैक्स निकाल रहे हो वो नहीं निकालना चाहिए। आप किसी भी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाओ जो डॉक्टर है, उससे पूछो, वो बोलेगा भाई साहब ये सब पैंतरे कभी मत दबाओ, ये बहुत गलत है, ठीक है। तो ये जो वैक्स आप निकाल रहे हो, आपको लगा कि भाई साहब कान साफ हो गया, नहीं, दरअसल वहाँ पे हमारा कुछ चलता रहता है तो बहुत आराम लगता है, एक अजाब से फीलिंग आती है, उसके लिए अपन करते हैं। दूसरा आपका ये है कि आपके ईयर के अंदर एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं ईयर ड्रम, और इसी ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से आप चीज़ों को सुन पाते हैं। अगर आपने कोई माचिस की तीली डाली, मैंने तो लोगों को टूथपिक तक डालते देखा है, अगर टूथपिक डाला और इसमें जाकर ये थोड़ा सा भी स्ट्राइक किया तो ये फट जाएगा। मतलब ये एक बहुत खिंचा हुआ सा स्किन है, समझ में आ रहा है? एक स्किन के मेम्ब्रेन को आपने खींच के रखा है, जैसे तबला देखा है आपने, तबला क्या है, बेसिकली स्किन खिंचा हुआ है ना, स्किन खिंचा हुआ है, उस पर आप ऐसे बजा रहे हो, टंग टंग आवाज़ आ रहा है। वैसे ही आपके कानों के नीचे, कानों के अंदर एक ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम भी खिंचा हुआ स्किन है। अब इस खिंचे हुए स्किन पे अगर आपका टूथपिक गया तो छेद हो जाएगा, और अगर ये छेद हो गया तो आप जीवन भर के लिए बहरे हो जाओगे, कम से कम वो वाला कान आपका बेकार हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगा, और इसको अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं तो शायद आंखों का रिप्लेसमेंट हो जाए, किडनी का रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज बैड हैबिट्स। ये जो कान में भाई साहब माचिस की तीली घुसा के भाई साहब घुमा रहे हैं, क्लिप घुमा रहे हैं, दीज आर रियली वेरी बैड हैबिट्स, ठीक है, एंड कैन कॉज सीरियस रिपरकशन, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ओके, सो वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर। हम ईयर से सुन सकते हैं। हाउ डज द ह्यूमन ईयर वर्क? तो ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है? इट अलाउज अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल्स थ्रू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। काफी सारी चीजें आ गई भाई साहब। इसमें क्या हो रहा है? देखो, प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। अभी प्रेशर वेरिएशन को समझो, ठीक है। जैसे ये कोई साउंड सोर्स है, कोई माइक है, या मैं ही बोल रहा हूं, देखो मेरे और आपके दरमियान आप कैसे सुन पा रहे हो? मेरे और आपके दरमियान है क्या? व्हाट इज देयर? एयर। तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे आजू बाजू जो एयर है वो हाई प्रेशर में आ रहा है, ठीक है, वो आगे वाले को धक्का मार रहा है, वो आगे वाले को धक्का मार रहा है। जैसे साइकिल होते हैं, साइकिल आपने एक साथ लगाया हुआ है, एक को लात मारा, सब गिर गए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले साइकिल को आपने इसके ऊपर उठाकर फेंका, पहले वाले साइकिल के फेंकने से ये सारी साइकिलें गिर गई। सो व्हाट हैज हैपेंड? अलोंग दिस लाइन अ डिस्टर्बेंस हैज गॉन अहेड, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस जो है वो गया है आगे। इसका मतलब देखिए, अगर इन दोनों के बीच, ये पहले वाले साइकिल और लास्ट वाले साइकिल के बीच में बाकी कोई भी साइकिल नहीं होता, हटा लो सबको, इसको गिराओगे तो क्या ये गिरेगा? नहीं गिरेगा, राइट। सो डिस्टर्बेंस आगे नहीं जा पा रहा है, इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया? साउंड भी ऐसे ही ट्रैवल करता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे आपके और मेरे बीच, ठीक है, सो लेट्स से आई एम स्पीकिंग, ठीक है, आई एम स्पीकिंग एंड आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर ईयर्स, ये आपका ईयर्स है, ठीक है। हाउ इज दिस साउंड ट्रैवलिंग? अभी देखो, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही मैंने बोलना चालू किया तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये पुश हो गए, और पुश हो गए, और इससे क्या हो जाएगा? ये पास आ जाएंगे, है ना। दीज एयर मॉलिक्यूल्स विल एक्चुअली बी पुश्ड एंड दे विल कम क्लोज, ठीक है। मतलब समझ रहे हो? देखो, पहले ऐसे आराम से थे, जैसे ही मैंने हाई प्रेशर क्रिएट किया, मैंने बोलना चालू किया तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पुश हो गए इधर। अभी ये वाले क्या हो गए? इसके बाद वाला जो लेयर होगा वो अभी तक रिलैक्स्ड फेज में है नहीं, है कि नहीं? वो अभी तक रिलैक्स फेज में है। उसके बाद वाला वायर क्या हो जाएगा भाई साहब? हाई प्रेशर में आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, फ्रॉम द सोर्स टू द मीडियम विच इज हेयरिंग द साउंड अ लॉट ऑफ, तो ये जो आपके एक साथ क्लोज आ रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्रेशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? फैले हुए हैं ये, रेरिफैक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे? फिर से कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, ऐसे चलता जाएगा। जोर से किसने चिल्ला भाई साहब ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, इसने इसको पुश किया, ये एक्सपैंड हो गया, इसने इसको पुश किया, कंप्रेस हो गया, ये एक्सपैंड हुआ, कंप्रेस हो गया, एक्सपैंड हुआ।
कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसे करते करते साउंड मुझसे आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये जो एयर है ये मीडियम पार्टिकल्स हैं एयर में, टुंग डुंग 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 भाई साहब ऐसे ऐसे करते करते आपके तक भाई साहब साउंड को लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एयर पार्टिकल्स को गायब कर दूं, विल यू बी एबल टू हियर द साउंड? नो, ठीक है। तो इन एयर, तो ये जो हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, ये जो हाई प्रेशर वाले जोन्स क्रिएट होते हैं, these high pressure zones are known as compressions, high pressure zones are known as compressions, ठीक है। और लो प्रेशर जोन्स को क्या बोलेंगे अपन? लो प्रेशर जोन्स आर नोन एज रेरिफैक्शंस, ठीक है। लो प्रेशर जोन्स आर नोन एज रेरिफैक्शंस। तेरे समझ में आया? हाई प्रेशर जोन्स आर नोन एज कंप्रेशंस, मतलब जब ये पार्टिकल्स एकदम पास पास आ गए हो तो कंप्रेशन। फिर क्या होगा? ये वाले पार्टिकल्स दूर हो गए होंगे भाई, अगर ये वाले पार्टिकल्स पास आए होंगे तो ये वाले पार्टिकल्स दूर हुए होंगे, आगे वाले पार्टिकल्स पास दूर, ऐसे ऐसे हिट हो रहा है ना। देखो ये जो डिस्टर्बेंस है वो हिट होता हुआ जा रहा है, ऐसे ठपाक 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 ऐसे। एक पार्टिकल है देखो ऐसा, इसने क्या किया, ये पार्टिकल रेस्ट पे था, इसने इसको हिट किया तो ये दूर हो गए, लेकिन ये जब हिट हुआ तो इधर आया, तो ये वाला पार्टिकल के साथ ये पास में आ गया, इसने इसको हिट किया, इसने इसको हिट किया, ऐसे पार्टिकल्स को हिट करते हुए ये आगे जा रहा है। तो पार्टिकल जब एक साथ क्लोज आ जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। पार्टिकल जब दूर जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेरिफैक्शन, ठीक है। किसी स्पीकर के सामने अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा, है ना, यू विल फील दैट वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, उस स्पीकर के द्वारा क्रिएट हुई कंप्रेशन और रेरिफैक्शन है। तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं, आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, क्योंकि आपके और मेरे दरमियान क्या है? एयर है, और ये एयर जो है तो भाई साहब ऐसे कंप्रेशन रेरिफैक्शन क्रिएट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग दिस कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, एंड दिस इज हाउ द साउंड इज ट्रैवलिंग। और जब ये आपके कानों के पर्दों तक आता है तो भी क्या होगा? पहले कंप्रेशन ने हिट किया तो ये वाइब्रेट किया, ठीक है, फिर रेरिफैक्शन ने हिट किया, रेरिफैक्शन मतलब फैला हुआ है तो ये ऐसा आएगा। तो आपका कान का पर्दा हमेशा ऐसा 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 होता रहेगा। दिस इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इवन जब आप सोए हुए हो तो भी, ठीक है। हर एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग लाइक दिस। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड एट योर ईयर ड्रम, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस सर? एनी क्वेश्चन सर? ओके, so human ear, it allows to convert pressure variation in air with audible frequencies into electric signals that travel through the brain via auditory nerve। तो अपन देखेंगे भाई साहब ये क्या है? प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन मतलब क्या है? देखो प्रेशर में वेरिएशन दो चीजों से होती है, क्या क्या है ये? दीज आर बेसिकली कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, ठीक है, रेरिफैक्शंस। ये कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज कहां से कहां तक है भाई साहब? ह्यूमन बींग्स के लिए कहां से कहां तक है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एक बार साउंड रिसीव हो गया, ये हमारे ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेकर जाता है ऑडिटरी नर्व से, ठीक है। जैसे अगर ये आप मुझे सुन रहे हो, राइट, समझ लो अभी आप क्लास में नहीं आए हो लेकिन आप कहीं और हो, और मैंने आपको पीछे से आवाज दिया, आ रहा हो, चिल्लाया जोर से, तो क्या आप बिना देखकर बता सकते हो कि मैंने आपको बुलाया रहेगा? आप यहां पे क्लास में आकर मेरी आवाज सुन चुके हो, ठीक है। चलो मेरी छोड़ दो, आपके मम्मी पापा हैं, है ना, अगर पीछे से आपके पापा ने बुलाया आयुष, तो आप बता सकते हो आपके पापा बुला रहे हैं, बिना देखे आप बता सकते हो। क्यों ऐसा हो गया? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस? आप रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो कि आपके पापा ही आपको बुला रहे हैं? चलो नाम तो आपका ही है, ये तो आपका है, आपको ही कोई बुला रहा है, लेकिन हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट इट इज योर डैड हु इज कॉलिंग यू? क्योंकि आपका देखो ये ऑडिटरी नर्व, अभी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ब्रेन में हमारी मेमोरी स्टोर होती हैं, तो ये सारे जो है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और वहाँ पे मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो हर एक बंदे को या हर एक इंसान को जो आप सुन रहे हैं अपने लाइफ में, वो वॉइस जो है तो वहाँ पे इम्प्रिंट हो गई है। ऐसा नहीं कि एक बार ही जिसको सुना हो, कम से कम आपने रिपीटेडली जिस इंसान को सुना है किसी भी चीज़ के चलते, किसी का गाना सुना है भाई साहब, अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव्स का वॉइस आपने सुना है, अपने भाई बहनों का वॉइस आपने सुना है, ये सारे जो वॉइसेस आप सुनते रहते हो वो इम्प्रिंट होती जाती हैं हमारे मेमोरी में।
और इसीलिए पीछे से अगर वो इंसान आपको बुलाए तो बिना देखे आप बोल सकते हो कि इस इंसान ने आपको बुलाया है, क्योंकि ये आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आ रहा है ये? तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल, वाओ यार कितना अच्छा ड्राइंग बनाता है तू, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट। डन डन, ठीक है। इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल थ्रू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्यों? क्योंकि फास्ट कन्वर्जन होना चाहिए। अरे आरव लिखना, अभी जब मैं बोल रहा हूं तो भाई साहब वो लिखना चालू कर देगा ना। ऐसा तो नहीं कि अच्छा अभी बोला है धीरे धीरे 1 साल बाद लिखना चालू करेगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब दीज, जैसे अगर आप भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं और पीछे वाले ने हॉर्न दिया भाई साहब, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना कि भाई साहब ने अरे रुको भाई साहब, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है तो यू विल बेसिकली टेक एन एक्शन, राइट? व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज दीज आर थिंग्स विच विल रिक्वायर अ प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम योर एंड। आप ऐसे भाई साहब मतलब कोई पीछे हॉर्न दे रहा है तो आप सावधान हो जाएंगे, राइट? सो ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब दे शुड ट्रैवल विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। फटाक से आपने आपके देखो, आपका कान सिर्फ सुन सकता है, एक्शन नहीं ले सकता। आपका कान जो सुनेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया ऑडिटरी नर्व से आपका कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा, और एक्शन ब्रेन लेगा। लेकिन ये जो जाने का स्पीड है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, और इसीलिए आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होने चाहिए, ठीक है। सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल थ्रू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ओके। सो आपका देखो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज क्या हो गया? 20 to 20,000 हर्ट्ज। दिस इज हाउ आवर ईयर वुड लुक लाइक, एंड दिस इज हाउ बाय ऑडिटरी नर्व इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, ठीक है। ये हमारा ईयर है, इसका कोई भाई साहब काम नहीं है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है इसका कोई काम नहीं, ठीक है। यहाँ से काम चालू होता है। ये गया भाई साहब आपका यहाँ पे ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे एक हथौड़ा रखा हुआ है इसका, ठीक है। ये इसको भाई साहब एक ढम से मारेगा, ठीक है। और यही जो वाइब्रेशन है यहाँ पे आपका एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड का वाइब्रेशन जो है तो कैप्चर होता है, कॉल्चिया बोलते हैं हम इसको, और यहाँ से ऑडिटरी नर्व से ये ब्रेन तक जाता है। आपने देखा रहेगा कभी आप ऐसे 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 घूम रहे होंगे तो चक्कर आएगा, है ना? क्यों आता है ये ऐसा? ऐसे जो 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 से घूम रहे होंगे ऐसे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? वाई डू यू, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका ये पोर्शन है ना, यहाँ पे एक फ्लूइड है, इसी फ्लूइड में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और ये वाइब्रेशन आपके जितने भी नर्व्स है ना इसमें ऐसे ठसे हुए हैं, तो यही वाइब्रेशंस कैप्चर होकर आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, ठीक है। इसको कॉल्चिया बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड है जब आप घूमते हैं तो ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे टैंकर में पानी जाता है तो जैसे कोई बम्पर आया तो ऐसे ऐसे होगा ना, छलकेगा, वैसे ही आपका ये फ्लूइड भी वैसे वैसे ऐसे होता है, एंड दैट्स व्हाट कॉज डिजीनेस इन यू। आपके ब्रेन में थोड़ा बहुत टाइम के लिए वो डिजीनेस क्रिएट होता है, ठीक है, ओके ओके। तो चलिए भाई साहब आपका यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द आउटर ईयर, ये हो गया आपका आउटर ईयर, ये हो गया आपका मिडिल ईयर, ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब इनर ईयर, ठीक है। सो दिस इज योर आउटर ईयर, दिस पोर्शन इज योर मिडिल ईयर, एंड दिस इज योर इनर ईयर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। पिना बोलते हैं हम इसका,
द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। इसका कोई यूज नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। अभी यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कनाल। ये आपका भाई साहब क्या है, ऑडिटरी कनाल है, कैनल है, ठीक है। इसमें भाई साहब आपका साउंड पास हो रहा है, ठीक है। वेयर विल इट गो, इट विल स्ट्राइक द ईयर ड्रम। जैसे मैंने आपको बोला एक स्पीकर जैसे होता है, ड्र ड्र ड्र, ऐसा आपका स्पीकर को जैसे ड्रम दिखता है, वैसे ही आपका ईयर ड्रम भी होता है, विच इज फ्री टू वाइब्रेट, ठीक है। ये आप पे आपका भाई साहब होता है ईयर ड्रम, विच इज फ्री टू वाइब्रेट, ठीक है। अभी ये ईयर ड्रम कहां पे है, देखो मिडिल ईयर पोर्शन में है, ठीक है। ओके, इट कन्वर्ट द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो यही प्रेशर वेरिएशन किस में कन्वर्ट होता है भाई साहब, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। और ये दिख रहा है आपको कॉल्चिया, यही कॉल्चिया भाई साहब किससे कनेक्टेड रहता है, ऑडिटरी नर्व से। ये कॉल्चिया जो है वो बेसिकली एक फ्लूइड है, ये भाई साहब जेली लाइक फ्लूइड है ये, और इसमें भाई साहब वाइब्रेशंस जा रहे हैं, ब्रुम ब्रुम ऐसे वाइब्रेशंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके ये क्या करता है, ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन पे भाई साहब उन वाइब्रेशंस की परसिवियरेंस होती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो ये आपका ऑडिटरी नर्व, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द ब्रेन। ये भाई साहब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहां तक पहुंचा रहा है, ब्रेन तक। इट इंटरप्रेट्स इट एज साउंड। ये भाई साहब किस में इसको इंटरप्रेट करता है, एज अ साउंड। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। सो मैच द कॉलम, अगर आप देखोगे भाई साहब कॉलम 1 में पिना क्या हो गया, तो लेट्स से आपके ये सब है पिना, बोलिए कौन सा हो गया, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, तो ये आपका आउटर ईयर हो गया भाई साहब। ईयर ड्रम कौन सा हो जाएगा भाई साहब, इट कन्वर्ट्स, नहीं, ईयर ड्रम इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है, दिस इज नोन एज द ईयर ड्रम। ऑडिटरी नर्व क्या करता है भाई साहब, द कलेक्ट इट कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द ब्रेन, ये भाई साहब ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑडिटरी कनाल क्या करता है, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कनाल, ठीक है। कॉल्चिया क्या करता है भाई साहब, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये भाई साहब प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बनेगा। तो पिना क्या हो गया भाई साहब, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, ठीक है। ईयर ड्रम, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। ऑडिटरी नर्व क्या हो जाएगा, इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ऑडिटरी कनाल क्या हो जाएगा, द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कनाल। कॉल्चिया क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये जो प्रेशर वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, इनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाकर ये भेजता है। सबका ऐसा लिख लीजिए, जैसे ये येलो है, ये भाई साहब रेड है, ये भाई साहब ब्लू है, इन सबका लिख लीजिए फटाफट फटाफट, एक्सटर्नल ईयर इंटरनल ईयर का, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। तो ये हो गया भाई साहब ईयर के पार्ट्स और उनके फंक्शंस, ठीक है, ओके। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, अभी ये क्या होता है भाई साहब, देखो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब आपने देखो यहाँ से साउंड आया, इसने क्या किया भाई साहब, इसको वाइब्रेट किया, विच इज बेसिकली आर ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम, व्हेन अ गिवन साउंड रीचेस द ह्यूमन ईयर इट अफेक्ट्स द ईयर ड्रम। तो पहला चीज जिसको स्ट्राइक करता है वो है ईयर ड्रम। जब आप माचिस की तीली या भाई साहब कोई ऐसी चीज जैसे टूथपिक वगैरह घुसाते हो, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है, ये भाई साहब फट सकता है, और ये अगर खत्म हो गया तो पूरा आपका हियरिंग कैपेसिटी चली जाएगी, ठीक है। क्या, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे कहाँ पे, ब्रेन में। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, इट्स इफेक्ट रिमेन्स इन द ईयर ड्रम फॉर नियरली 1/10 ऑफ अ सेकेंड। मतलब आपने जो साउंड सुना है टंग ऐसा, ठीक है, सो ये जो आपका 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक ये रहेगा, ठीक है। इट विल स्टे देयर फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। साउंड पहुंच चुका है, साउंड अब्जॉर्ब भी हो चुका है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जा चुके हैं, लेकिन इसका परसेप्शन रह जाएगा 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक, ठीक है। एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक ये रह जाएगा, ठीक है, ओके। दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड परसिस्टेंस। मतलब क्या है, देखो आपने जो साउंड सुना है वो प्रोड्यूस होकर चला भी गया है, लेकिन 1/10 हिस्से तक आपके उसमें इंप्रेशन रहेगा, उसका एक लास्टिंग इंप्रेशन रह जाएगा। दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो जो भी साउंड अपन सुन रहे हैं, व्हेन अ गिवन साउंड रीचेस द ह्यूमन ईयर इट अफेक्ट्स द ईयर ड्रम, ठीक है। इट अफेक्ट्स its effect in the eardrum, its effect in the eardrum, its effect in the eardrum remains for nearly 1/10 of a second। ये लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
1/10 इसका मतलब क्या है, देखो इसको समझो, ठीक है। जैसे समझो आपके कानों में कोई साउंड आया, ठीक है, ये तो भाई साहब अपना काम करके ब्रेन तक पहुंच गया, 1/10 तक यहां पे रहेगा। 1/10 मतलब बहुत ही कम, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा करो, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, है ना। 1 सेकंड को भी अगर तुम 10 हिस्सों में बांट दोगे तो 1/10 है। तो ये 1/10 तक यहां पे रहेगा। अगर इसी दरमियान कोई और साउंड आ जाता है तो आप दोनों को अलग साउंड परसीव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी आपके कानों तक जो मेरी आवाज पहुंच रही है वो अलग अलग जगहों से पहुंच रही है। मतलब एक तो एयर से पहुंच रही है, एक ये दीवारों से पहुंच रही है, सीलिंग से पहुंच रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है। तो एक्चुअली व्हाट यू आर हियरिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज साउंड्स, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे साउंड्स एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं तो विद इन 1/10 में सब पहुंच रहे हैं, तो सबका एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप पहाड़ों पे जाकर करते हो, आप पहाड़ों पे जाकर चिल्ला रहे हो तो आपको अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। क्यों? अभी इस चीज को समझिए। जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं हूं भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे भाई साहब वॉल्स हैं, ऊपर भाई साहब सीलिंग है, नीचे फ्लोर है, इन सब से रिफ्लेक्ट होता हुआ आप तक आवाज पहुंच रहा है। और ये सारी आवाजें जो पहुंच रही है वो मेरी आवाज है, लेकिन वो विद इन 1/10 पहुंच रही है। इसीलिए आपका ब्रेन उसको अलग साउंड नहीं ले रहा है, इट इज नॉट कंसिडरिंग इट टू बी एन डिफरेंट साउंड। लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हो, समझ लो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, आप यहाँ पे हो, आपने चिल्लाया, ये आया रिफ्लेक्ट होकर बाहर आप तक, इस पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आया, इस पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आया। अभी इन सब पहाड़ों का डिस्टेंस अलग अलग है और ये सब 1/10 के बाद आपके पास आ रहे हैं। इसीलिए अपनी आवाज को आप 3-4 बार सुन पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी आपका ब्रेन बेसिकली इसको डीकोड कर पा रहा है, क्योंकि इट इज रीचिंग बाय अ टाइम विच इज हायर देन 1/10। समझ में आ रहा है? इस रूम में आपको वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज रीचिंग बिफोर 1/10, इसीलिए आपका ब्रेन दो साउंड परसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे कर पाएगा क्योंकि यहां पे दिस साउंड इज रीचिंग आफ्टर 1/10। So the same sound, that is reflection, is heard at different time intervals, and these time intervals are more than 1/10, and hence you are able to perceive this as a different sound, as a echo जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आपका जो परसेप्शन रहता है वो कितने टाइम तक रहता है? 1/10 तक रहता है, ठीक है। द परसेप्शन बेसिकली stays for 1/10। This feeling of continuity is called the persistence of hearing। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। This feeling of continuity is called the persistence of hearing। दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, और इसी की वजह से आप इकोस को नहीं सुन पाते हैं। ओके ओके ओके। तो ये जो इको आपको सुनने को आता है जब किसी पहाड़ों के बीच आप चिल्ला रहे हो, तो ये इको कैसे आता है भाई साहब? देखो आपने चिल्लाया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, इधर से रिफ्लेक्ट होके, इधर से रिफ्लेक्ट होके, इधर से रिफ्लेक्ट होके, तमाम जगहों से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच रहा है आफ्टर 1/10। इसीलिए आपको आपकी आवाज़ 3-4 बार सुनाई दे रही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इन दीवालों से रिफ्लेक्ट होता हुआ साउंड आप तक पहुंच रहा है, बट इट इज रीचिंग बिफोर 1/10, ठीक है, बिफोर 1/10। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली आप लोग उबासी लिए जा रहे हो। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और उबासी लेता रहूँ ऐसे, तो कैसा लगेगा?
एक ह्यूमन इंटरेक्शन है। प्लीज़ अवॉइड दिस। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट्स अ डिफरेंट इशू। मैं आपको और कैसे इंटरेस्ट उजागर करूँ आपके अंदर मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट हैव अ कप। इसका मतलब साफ है कि आपका पढ़ाई से लिंक बहुत कम है। दैट इज़ द रीज़न। अगर कुछ चीज़ आप अगर रील देख रहे होंगे तो ऐसे उबासी लेते हुए रील देखते हैं क्या? नहीं ना भाई साहब, तब तो बड़ा इंटरेस्टिंगली देखते होंगे, राइट? राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। अगर जो टीचर है वो भी ऐसे बाकी का कर लो भाई साहब, हाउ वुड यू फील? ठीक है, ओके। सो लेट्स से देयर इज अ पर्सन, आपके साथ कोई कंटिन्यूसली बात कर रहा है। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आप भी उसमें शामिल हैं। कंटिन्यूसली जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो आपसे बात कर रहा है, और किसी आपसे बात करते हुए इंसान के मुंह के ऊपर अगर करते हो तो हाउ डिसरिस्पेक्टफुल वुड दैट बी? वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। आपके लिए वो आदत है, लेकिन उस इंसान को कैसा फील होता होगा आप सोचिए ना। आप इस ह्यूमन इंटरेक्शन को सोचिए। आपके लिए एक आदत है वो कि आप कर रहे हो, नहीं आप इतने सोचा भी नहीं कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं तो आपसे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ ना, और यही मेरा काम है। अगर मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ तो आप भी वैसा सोचिए कि कोई इंसान आपको कुछ इंटरेस्टिंगली समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा है और भाई सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन एज अ स्टूडेंट। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाई रखिए इसका। होता है, मुझे भी समझ में आता है, बोर्ड लग रहा होगा इसलिए उबासी आ रही है, लेकिन एक इंसान और क्या करके पढ़ाए आपको? नाच गा के पढ़ाए क्या भाई साहब? और कितनी तरह से, और किस या वो एक ब्लैक बोर्ड है, यही चीज़ें मैं अगर ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा मैं तो आप सब सो जाओगे भाई साहब। तब तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसमें तो आप सो ही जाओगे। सो okay, so let's say this person is making a sound and this sound is reaching different mountains or hills. ठीक है, it is reaching different mountains and hills and it is getting reflected back to him. क्या ये समझ में आ रहा है? वहां से टकराने के बाद वापस इसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, और ये जो वापस पहुंचने की जर्नी है, ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एको। ठीक है, एको, इको जो भी बोल रहे हैं आपको, ठीक है, दिस इज नोन एज एन एको। ओके, नाउ conditions required to hear reflected sound clearly. The human ear can distinguish between two sounds. Human ear जो है दो sounds के बीच में तभी distinguish कर सकता है। ठीक है, can distinguish between two sounds only if there is a time difference of at least 1/10 of a second. अगर time difference आपका 1/10 of a second हो या उससे ज़्यादा, तभी जाकर वो दो different sounds के बीच में distinguish कर सकता है। ठीक है, human ear can distinguish between two sounds only if there is a time difference of at least 1/10 of a second. ये human ear है। ठीक है, ओके, तो ये गया भाई साहब, आपने हेलो सुना, ये गया ब्रेन तक। ठीक है, दूसरा साउंड जो आएगा, ब्रेन प्रोसेसेस द साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपने पहाड़ों पे जाकर हेलो चिल्लाया जोर से, तो पहाड़ों से एक रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तो ये हेलो आपके ब्रेन को परसीव हो गया, ब्रेन ने परसीव कर लिया ये साउंड। ठीक है, दूसरा जो हेलो है, अगर वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद आए तभी जाकर आप उसको सुन पाएंगे। अगर 4-5 हेलोज एक साथ आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि एक ही हेलो सुनाई, आपको एक ही हेलो सुनाई देगा, क्योंकि इसमें 1/10 ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस नहीं है। तो योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू परसीव दैट एज टू डिफरेंट साउंड्स। अभी भी आप मेरे को 4-5 जगहों से सुन पा रहे हो, अभी भी आप मेरे को जो सुन रहे हो ना, इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर साउंड अब तक जा रहा है, उस सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर साउंड अब तक जा रहा है, इस फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर साउंड अब तक जा रहा है, इस रूम में तमाम जितनी भी चीजें हैं सबसे रिफ्लेक्ट होकर साउंड अब तक जा रहा है। मतलब आप मेरी 5-6 वर्जन सुन रहे हो, लेकिन आपका जो ईयर है या आपका जो ब्रेन है वो इन सबको अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे साउंड आपको विद इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड पहुंच रहे हैं। सो इन दिस रूम ऑल्सो इकोज आर प्रोड्यूस्ड, योर ब्रेन कैन नॉट परसीव दैट इको। आपका ब्रेन उस इको को परसीव नहीं कर पा रहा है। इको सब जगह प्रोड्यूस होगा, एक मिनट, इको सब जगह प्रोड्यूस होगा, echo will be produced everywhere, but your brain cannot decode that echo, because here all those sounds that you are hearing are basically coming to you within 1/10 of a second. When you go to a mountainous area, the distances of the mountains are so far that the echo that you are able to hear are coming to you after 1/10 of a second. Yes, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो आपका 1/10 of a second के बाद आ रहा है, इसलिए आप उस इको को सुन पा रहे हो। एक एग्जांपल लेता हूं, आप जब किसी नए फ्लैट में जाते हैं जहां पे कोई फर्नीचर नहीं है, आपको थोड़ी आवाज देखो गूंजती हुई नजर आएगी, आपकी आवाज थोड़ी गूंजेगी,
क्यों? क्योंकि फर्नीचर्स बेसिकली चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं, आपका रिफ्लेक्शन वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इको ह्यूमन ईयर, ये जो हेलो है, दूसरा वाला हेलो, अगर वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद आया तो यू विल परसीव इट एज अ डिफरेंट साउंड। अगर वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के पहले आ गया, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट एज अ डिफरेंट साउंड। तो यहां पे भी आपको मेरा इको सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका ब्रेन उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है एज एन इको, आप उसको एक ही साउंड में सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? पहाड़ों पे जब जाएंगे तो वही डिफरेंस हो जाएगा, इतना दूर है कि वहां पे टकरा कर आवाज आते आते डिफरेंस हो जाता है 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज्यादा, इसीलिए आपको इको सुनाई दे रहा है। इसीलिए आपके किए गए आवाज पे आपको 3-4 आवाजें सुनाई दे रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल आर हैविंग ग्रेट डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस हैं, और वहां से टकरा कर आने का जो टाइम लगता है दैट इज ग्रेटर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एंड हेंस योर ब्रेन इज एबल टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स एज टू डिफरेंट साउंड्स, और रादर इकोस आर हर्ड बाय यू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो ह्यूमन ईयर है भाई साहब 1/10 ऑफ, ये एक हेलो गया, दूसरा हेलो आया, ठीक है। अगर when the two sounds enter the ear in more than 1/10 of a second, both the sounds can be understood। समझ में आ रहा है? एक हेलो गया, दूसरा हेलो अगर 1/10 of a second के बाद आया तो आप इसको दो अलग अलग हेलो सुनोगे। अगर विद इन 1/10 of a second आया, हजारों हेलोज आ जाए विद इन 1/10 of a second, आपका ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, एक ही हेलो उसको सुनाई देगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ इट इज। तो एक हेलो गया, बस अब देखो यहाँ पे दो हेलोज आ गए, एक हेलो आया, दूसरा हेलो आया। When two sounds enter the ear within 1/10 of a second, the brain understands this as one single sound। और अभी भी यही हो रहा है, इस रूम में भी यही हो रहा है। आपको एक्चुअली मेरे बहुत सारे आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन आपका ब्रेन एक ही आवाज सुन पा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, एक ही आवाज सुन पा रहा है। इन सब तमाम जगहों से रिफ्लेक्शन होकर आप तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन आपका ब्रेन इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ये सारे आवाजें कुछ ऐसे होंगी, जम्बल्ड अप, ठीक है। ऑल दीज विल हैव अ डिफरेंस ऑफ लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एंड हेंस योर ब्रेन कैन नॉट कोड इट एज मोर देन वन साउंड, इट विल ऑल बी कोडेड एज अ सिंगल साउंड। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? तो इको कब हम हर्ट कर सकते हैं? जब हमारा ब्रेन ऐसा कोई साउंड सुने जिनके बीच में डिफरेंस कितना का हो, ग्रेटर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड का हो। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।